धन्यवाद संचालक जी। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सबसे पहले जन्मदिन के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था ने हमारे लोगों को, खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और उनसे निकलकर आज की तारीख में जो अलग अलग माइनॉरिटी के लोग हो गए, तो ये जो तमाम बैकवर्ड क्लासेज के लोग आज की तारीख में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग, इस देश में मनवादियों और ब्राह्मणवादियों द्वारा और खास तौर से ब्राह्मणों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी, इस देश में अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले भारत के सिलेबस में जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजों की गुलामी के बारे में बहुत बड़ा जिक्र है, और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए कौन कौन से लोग लड़े, किस प्रकार से लड़े, उसके इतिहास को भी लिखा गया है। हालांकि उस इतिहास में भी हमारे लोग जो इस देश के असल मूल निवासी थे, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, वो बहुत बड़ी तादाद में उस आंदोलन में शहीद हुए। मगर जब इतिहास लिखा गया तो इतिहास चूंकि ब्राह्मणों ने लिखा, तो जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई में भी जो हमारे नायक थे, उन नायकों को दबाने का काम किया गया, छुपाने का काम किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक गुलामी अंग्रेजों की गुलामी थी, जिसकी आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके बारे में सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उस आजादी की युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, और लगातार उसका उत्सव भी मनाया जाता है कि ये आजादी की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, और इस तारीख को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और हम लोग आजाद हो गए। तो एक अंग्रेजों की गुलामी थी जिसके बारे में लगातार पढ़ाया जाता है। लेकिन जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, अगर अंग्रेजों की गुलामी ही हमारी सबसे बड़ी गुलामी थी, तो अंग्रेजों के आने के पहले हम लोगों को आजाद होना चाहिए था। मुगलों के आने के पहले हम लोगों को आजाद होना चाहिए था। लेकिन जब हम इस बात को इतिहास में जाकर देखते हैं कि देश में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के आने के पहले मुगल थे, और मुगलों के पहले हमारे लोगों की क्या स्थिति थी, जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा बदतर स्थिति अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले हमारे लोगों की थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस प्रकार की बदतर स्थिति किन लोगों ने बनाई और क्यों बनाई। तो इस सवाल का जवाब हम जब ढूंढते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस देश में अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण भारत में आए, और ब्राह्मणों ने इस देश में अपनी व्यवस्था कायम किया। ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस देश के मूल निवासियों में से ही क्षत्रिय बनाए, इस देश के मूल निवासियों में से ही वैश्य बनाए, इस देश के मूल निवासियों में से ही शूद्र बनाए, और इस देश के मूल निवासियों में से ही बाद में अछूत बनाए। तो ये जो वर्ण सिस्टम बनाया, 4 वर्ण जो बनाए, और उस 4 वर्णों में जो ब्राह्मण था उसको सबसे ऊपर रखा, और ब्राह्मणों को सभी प्रकार के अधिकार है, लेकिन क्षत्रियों को वो अधिकार नहीं है जो ब्राह्मणों के पास में है, वैश्यों को अधिकार नहीं है जो ब्राह्मणों के पास में है, शूद्रों को अधिकार नहीं है जो ब्राह्मणों के पास में है, और अछूतों को बाइकाट किया गया, बाहर किया गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम दिखाई देता है, ये सिस्टम अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश में व्याप्त था, और ये लागू करने वाले लोग अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे, बल्कि ये लागू करने वाले लोग ब्राह्मण लोग थे। और एक और इसमें खास बात थी कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो 4 वर्ण बनाए, और इनमें भी 6000 से ज्यादा जातियां बनाई, 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को ये कहते रहते हैं कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते थे।
लेकिन 6000 से ज्यादा टुकड़े भारतीय समाज के अगर किसी ने बनाए तो अंग्रेजों ने नहीं बनाए, मुगलों ने नहीं बनाए, बल्कि वो 6000 से ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए। तो ये सारा काम अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले ब्राह्मणों ने किया। अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत घोषित किया। जो आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें अछूत घोषित किया था, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया था, उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया था। जो ओबीसी के लोग हैं उनको शूद्र घोषित किया था, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से वंचित करने का काम किया था। यहां तक व्यवस्था बनाया कि अगर इनके कान में शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो सूजा डाल देना चाहिए, मतलब आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इतने भयानक कानून बनाने का काम ब्राह्मणों ने अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले किया हुआ था। और पूना में जहां ज्योतिबा फूले रहते थे वहां पर तो अछूतों के गले में मटका और झाड़ू बांधने का काम पेशवा ब्राह्मणों ने किया था कि जहां आप चलते हो आपके पैरों के निशान मिटने चाहिए, उसके लिए झाड़ू बांध के रखो और गले में मटका बांध कर रखो ताकि तुम धरती पर नहीं थूक सकते, तुम उस मटके में ही थूकने का काम करो। तो इतनी बहुत बड़ी अमानवीय व्यवस्था अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने बनाकर रखा हुआ था। उस अमानवीय व्यवस्था के विरोध में संगठित तरीके से लड़ाई शुरू करने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने 1848 में 1 जनवरी 1848 से शुरू करने का काम किया। और इस देश में जिन लोगों को, शूद्रों और महिलाओं को, अछूतों को, जिनको ब्राह्मणों ने पढ़ने लिखने के अधिकार पर पाबंदी लगाई थी, उनको पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया। और जब ये काम ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया तो ये काम इतना आसान काम नहीं था। इतना आसान काम क्यों नहीं था? क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मणों के द्वारा ऐसी मान्यता स्थापित करवाई गई थी कि शूद्र और महिलाओं के पढ़ने से पाप बढ़ता है, इसलिए शूद्र और महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। जब ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने यह काम शुरू किया, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो हमारे ही समाज की महिलाएं उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम, गोबर फेंकने का काम करती थी कि ये तो धर्म को भ्रष्ट करने के लिए निकली हुई है। इसकी वजह से माता सावित्रीबाई फूले को एक साड़ी पहन के जाना पड़ता था और दूसरी साड़ी बैग में रख करके लेके जाना पड़ता था और स्कूल में जाकर उस साड़ी को बदलना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में इतने कीचड़ और गोबर उनके ऊपर पड़ जाते थे कि उसको पहन करके पढ़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी। तो भयंकर अपमान का सामना ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को करना पड़ा। यहां तक कि ज्योतिबा फूले के पिताजी को ब्राह्मणों ने भड़काया कि तुम्हारा बेटा ये जो काम कर रहा है ये धर्म के विरोध में काम है और इससे पाप लगेगा। और ये पाप केवल ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को नहीं लगेगा, बल्कि ये पाप तुम्हें भी लगेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले रहते हैं, इसलिए ये पाप तुम्हारे घर में रहने की वजह से तुम्हें भी लगेगा। तो ज्योतिबा फूले के पिताजी ने ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को ये कहा कि तुम लोग अगर हमारे घर में रहना चाहते हो तो रहो, तो जो ये तुम शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हो ये काम बंद करना पड़ेगा, और अगर ये काम करना चाहते हो तो हमारा घर छोड़ दो। तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ दिया, मगर ये काम नहीं छोड़ा। इससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है, खासतौर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रचारक, उनको ये सीखने की जरूरत है कि इतना बड़ा अपमान सहने के बावजूद भी, इतना बड़ा समाज से तिरस्कार सहने के बावजूद भी और घर से निकाल दिए जाने के बावजूद भी ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने इस काम को नहीं छोड़ा। इस काम को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस देश में हजारों साल की जो गुलामी इस देश के मूल निवासी बहुजनों की है, उस हजारों साल की गुलामी को वो
खत्म करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने घर छोड़ना पसंद किया, मगर इस काम को छोड़ना पसंद नहीं किया और लगातार उन्होंने इस काम को करने का काम किया। ब्राह्मणों ने हमारे ही लोगों को पैसे देकर ज्योतिबा फूले की हत्या करने के लिए भेजा लोगों को। ज्योतिबा फूले ने उनको समझाया कि हमारी हत्या क्यों करना चाहते हो। ज्योतिबा फूले ने उनको समझाया तो उनके अंगरक्षक बन गए। ज्योतिबा फूले ने जो काम किया संगठित तरीके से, माता सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया संगठित तरीके से, उसका, और उन्होंने सत्य शोधक नाम का संगठन निर्माण किया कि ये सत्य का शोध करने वाला संगठन, क्योंकि ब्राह्मण लोग झूठ ही झूठ फैलाते थे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा ये सत्य को शोधने वाला, सत्य को शोध करने वाला संगठन बनाया, सत्य शोधक नाम का संगठन बनाया। और उन्होंने कहा जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। और उन्होंने कहा कि बहुजनों के दो दुश्मन हैं, एक सेठ जी और एक भट्ट जी। सेठ जी क्या करता है, जो खेत में पैदा होता है उसको औने पौने दाम पर लेने का काम करता है और किसान का शोषण करता है। और भट्ट जी क्या करता है, मतलब ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है, छोड़ता नहीं। बच्चा पैदा होने से लेकर और मरने के बाद तक का, और मरने के बाद हर साल पिताजी के पास में जो हमको खिलाओगे वो पहुंचेगा, इस नाम पर भी लूटने का काम करता है। तो ये जो लूट की व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी, इस व्यवस्था के खिलाफ में ज्योतिबा फूले ने बड़ा आंदोलन चलाया। और उसका नतीजा ये रहा कि उस लाइन को जब ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जब तक रही तब तक वो ज्योतिबा फूले के आंदोलन को चलाती रही। और माता सावित्रीबाई फूले के जाने के बाद उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम छत्रपति साहू महाराज ने किया। और छत्रपति साहू महाराज को तलाश थी कि कौन नौजवान है जो इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएगा। तो छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ढूंढ निकाला। जहां बाबा साहब रहते थे वहां साहू महाराज खुद चल कर गए और उनको पढ़ने के लिए विदेश में भेजा। और जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़कर आए तो छत्रपति साहू महाराज ने कहा ये तुम्हारे नेता होंगे, तुमको अपना नेता, अपना मसीहा अंबेडकर के रूप में मिल गया है और ये आने वाले समय में पूरे देश के नेता होंगे। और आगे चलकर बाबा साहब अंबेडकर ने उसी लड़ाई को लड़ते हुए, जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था, उसी लड़ाई को लड़ते हुए बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला। तो जो बातें ज्योतिबा फूले चाहते थे वो बातें छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया, और जो बातें ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू महाराज चाहते थे वो बातें बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। और इसकी वजह से हम लोग भारतीय संविधान बनने की वजह से आजाद हो गए। अंग्रेजों के जाने की वजह से हम आजाद नहीं हुए, बल्कि भारतीय संविधान बनने की वजह से हम लोग आजाद हो गए। और आज मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसकी नींव में संविधान है। संविधान की जड़ में बाबा साहब अंबेडकर हैं और बाबा साहब अंबेडकर की जड़ में छत्रपति साहू महाराज हैं और छत्रपति साहू महाराज की जड़ में माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले हैं। तो आज जो स्थिति परिस्थिति है और आज जो बहुजन समाज के लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, इसका श्रेय, इसकी नींव में अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है और इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जो फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन की वजह से जो संविधान बनाया गया था और जिसकी वजह से हम लोगों को अधिकार है, आज वो संविधान खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए उस संविधान को भी बचाना होगा। और जो फूले साहू अंबेडकर चाहते थे लेकिन वो सारी बातें संविधान में नहीं आ पाई, वो बातें भी लागू करने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, लेकिन ब्राह्मण नाम के विदेशी अभी भी राज कर रहे हैं। इसलिए बहुजनों को अपनी सत्ता और व्यवस्था स्थापित करने के लिए आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। आज माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर
हम लोग ये प्रेरणा लेते हैं, हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई भी कुर्बानी हम लोगों को देनी पड़े देंगे, लेकिन इस देश के मूल्यवासी बहुजनों को आजाद करने का काम करेंगे। इतना इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय गुजरात।